हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो में। पाकिस्तान 22 करोड़ लोगों का कर्ज में डूबा हुआ एक देश है। ज्यादा कर्ज लेने से पाकिस्तान की हालत खराब हो चुकी है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था गिर रही है, पाकिस्तान की रुपए की वैल्यू गिर रही है, ग्रोथ रेट गिर रही है, लोगों की इनकम गिर रही है। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में महंगाई बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है और साथ में पाकिस्तान में टेररिज्म भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। पाकिस्तान के बराबरी वाले देश आज उससे कहीं ज्यादा आगे निकल चुके हैं, चाहे वो बांग्लादेश हो, इंडोनेशिया हो या कोई और देश हो। आज पाकिस्तान का कंपैरिजन श्रीलंका, जाम्बिया, कांगो जैसे देशों के साथ हो रहा है। पाकिस्तान ने हर जगह से कर्ज ले रखा है, जिनका नाम आपने सुना भी नहीं होगा, वहां से भी पाकिस्तान ने कर्ज ले रखा है। इवन पाकिस्तान के ऊपर भारत का भी कर्ज है, जिसे अब तक पाकिस्तान ने नहीं चुकाया है। इस समय पाकिस्तान का कर्ज $300 बिलियन से ज्यादा का हो चुका है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस देखना पसंद है तो आप प्लीज इस चैनल को तुरंत से सब्सक्राइब कीजिए। आप में से बहुत से लोग सोचते होंगे कि देश को कर्ज लेने की जरूरत क्यों पड़ती है, तो इस चीज को मैं एक एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूँ। मान लो एक आदमी अपने बिजनेस में एक साल में 1 लाख रुपए लगाता है और उससे सिर्फ 90,000 रुपए कमाता है, पर उसे आगे के काम करने के लिए पैसे चाहिए, तो वो बैंक से लोन लेता है जिससे वो अपने बिजनेस को रन कर सके। और जैसे ही उसे फायदा होता है तो वो अपने लोन की रिपेमेंट करना शुरू कर देता है। अब इसी तरह देशों के साथ भी होता है, बस फर्क कितना होता है कि देश अपने देश के बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ साथ बाहर के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक्स और देशों से लोन लेते हैं। जैसे कि अगर किसी देश को अपने यहाँ कोई इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना होता है तो वो देश वर्ल्ड बैंक से पैसा लेता है। इसी तरह अगर किसी देश की इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं रहती है तो वो IMF से लोन लेता है। इसी तरह दूसरे देशों से भी लोन लिया जाता है और धीरे धीरे करके लोन को चुकाया जाता है। आज के समय हर देश कर्ज लेते हैं, कुछ देश ज्यादा लेते हैं तो कुछ कम। इसीलिए आजकल ये बोला जाता है कि डेट इज द बेस ऑफ मॉडर्न इकोनॉमी। पाकिस्तान की बात करें तो हर साल पाकिस्तान का एक्सपेंस रेवेन्यू के मुकाबले ज्यादा होता है। जैसे कि 2022 में पाकिस्तान का रेवेन्यू $45 बिलियन था, पर एक्सपेंस $75 बिलियन था। मतलब जितना पैसा पाकिस्तान की सरकार साल भर में कमाती है उससे ज्यादा तो खर्च कर देती है। अब नेक्स्ट ईयर पाकिस्तान की सरकार को फिर से देश चलाना होता है और उसके पास पैसे कम रहते हैं, तो उसके लिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट कर्ज लेती है। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है अपने मुल्क को चलाने के लिए, और जिसकी वजह से हमें कर्जे लेने पड़ते हैं, क्योंकि अब हमारी जो मुल्क की सस्टेनेबिलिटी है वो एट स्टेक है। हम ऐसे चल ही नहीं सकते आगे। पाकिस्तान पे कितना कर्ज है वो बताने से पहले कुछ चीजें मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। देखो, डेट बेसिकली 2 तरीके के होता है, एक होता है एक्सटर्नल डेट और एक होता है इंटरनल डेट। एक्सटर्नल डेट मतलब वो कर्ज जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि IMF, वर्ल्ड बैंक या फिर इंटरनेशनल बैंक जैसे कि एशियन डेवलपमेंट बैंक या फिर दूसरे देशों से लिया जाता है। इंटरनल डेट मतलब वो कर्ज जो देश के बैंक, इंस्टीट्यूशन और पब्लिक से बोरो किया जाता है थ्रू गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। इन दोनों को मिला के देश का टोटल डेट देखा जाता है। पाकिस्तान के टोटल डेट की बात करें तो दिसंबर 2022 तक पाकिस्तान का टोटल डेट 63 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपी है। डॉलर टर्म्स में देखें तो $303 बिलियन है, जो पाकिस्तान की GDP का 89.2% है। पिछले 4 सालों में पाकिस्तान का कर्ज बहुत तेजी से बढ़ा है। 2018 में पाकिस्तान का कर्ज 29 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपी था, जो अब बढ़ के 63 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए हो गया है। पाकिस्तान का कर्ज पिछले 4 सालों में लगभग 2 गुना बढ़ा है। 4 सालों में इमरान खान ने पाकिस्तान का कर्ज बहुत तेजी से बढ़ाया है। वो तो पिछले 1 साल में पाकिस्तान को कहीं से भी ज्यादा लोन नहीं मिल रहा है, वरना शहबाज शरीफ भी इमरान खान का रिकॉर्ड तोड़ देते। वैसे इस समय पर पाकिस्तानी के ऊपर 30 लाख पाकिस्तानी रुपए का कर्ज है। उल्टा इमरान खान ने माजी की हुकूमतों के मुकाबले में अपने पौने 4 साल दौर में सबसे ज्यादा कर्जा ले लिया। जितना कर्जा नून लीग और पीपल्स पार्टी ने 10 साल में लिया, उससे ज्यादा कर्जा इमरान खान ने पौने 4 साल में ले लिया। टोटल डेट में से पाकिस्तान के एक्सटर्नल डेट की बात करें तो पाकिस्तान का एक्सटर्नल डेट $136 बिलियन है, पाकिस्तान की GDP का 40%। ये पैसा पाकिस्तान ने बाहर के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक्स और कंट्री से लोन लिया है। वैसे ये सारा डेटा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का है। 2018 में पाकिस्तान का एक्सटर्नल डेट $95.2 बिलियन था, जो 2021 में बढ़ के $127 बिलियन हो गया था और इस समय $136 बिलियन हो गया है। एक्सटर्नल डेट में पाकिस्तान ने सऊदी से $3 बिलियन का लोन लिया है, UAE से $3 बिलियन का लोन लिया है, IMF से $7 बिलियन का लोन लिया है, पेरिस क्लब से $11 बिलियन का लोन लिया है, यूरो बॉन्ड और सुकूक से $12 बिलियन का लोन लिया है। सीपेक के थ्रू पाकिस्तान ने चाइना से $20 बिलियन का लोन लिया है। $33 बिलियन मल्टीलेटरल डोनर से कर्ज लिया है, इसमें भी एक बड़ा शेयर चाइना का है। और $44 बिलियन OIC, G20 जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से पाकिस्तान ने पैसा लिया है। अब इसका सिंपल सा मतलब यह है कि पाकिस्तान ने पूरी दुनिया से भीख मांग लिया है। और हम आज 75 साल बाद आज कशकोल लेके फिर रहे हैं, और हम इधर देखते हैं तो कर्जा, इधर देखते हैं तो कर्जा, उधर देखते हैं कर्जा, पीछे देखते हैं कर्जा। आज हम किसी दोस्त मुल्क में जाते हैं
तो वो कहते हैं ये आए हैं मांगने के लिए। टेलीफोन किसी को करते हैं तो वो समझते हैं ये मांगेंगे हमसे। कायदे आजम ने इसलिए तो इतनी बड़ी तहरीक नहीं चलाई थी। देखो, इंटरनल डेट उतना डेंजरस नहीं होता है जितना एक्सटर्नल डेट होता है। वो इसलिए क्योंकि आप अपने देश का कर्ज कभी भी चुका सकते हैं, उस पे इंटरेस्ट रेट भी ना के बराबर लगता है। पर एक्सटर्नल डेट जो आप बाहर के देशों से लेते हो या बाहर के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक से लेते हो, आपको उसको जल्दी चुकाना होता है, क्योंकि इस पे एक तो इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा होता है, साथ में ये आपकी क्रेडिट रेटिंग पे भी असर डालता है। अगर कोई कंट्री एक्सटर्नल डेट चुकाने में देरी करती है तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी उस कंट्री की क्रेडिट रेटिंग को कम कर देती है, जिसके चलते बहुत सी कंपनी उस देश में इन्वेस्ट नहीं करती है, ग्लोबल इंस्टीट्यूट और बैंक्स लोन नहीं देते हैं। इसके अलावा उस देश को और भी बहुत सी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को झेलना पड़ता है, और ये सब पाकिस्तान में देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग नेगेटिव में। देखो, पाकिस्तान से ज्यादा कर्ज अमेरिका, यूके, फ्रांस, जर्मनी, जापान ने ले रखा है, पर ये सभी देशों ने कर्ज लिए हुए पैसे को अपने देश में लगाया है, जिसके चलते ये देश ग्रो हुए हैं। वहीं पाकिस्तान ने कर्ज के पैसे को सही जगह पे नहीं लगाया। पाकिस्तान की आर्मी ने पाकिस्तानियों को बेवकूफ बना के रखा है कि एक दिन भारत उन पे अटैक करेगा, उसके लिए आर्मी को स्ट्रांग बनाना होगा, उसके लिए आर्मी को पैसे चाहिए होंगे, और ये चीज पाकिस्तानियों के अंदर डाल डाल के पाकिस्तान की आर्मी ने खूब पाकिस्तान को लूटा है और पाकिस्तान का कर्ज बढ़ाया है। आज भी पाकिस्तान के बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान की आर्मी को जाता है। पाकिस्तान के लोग तो गरीब है, पर पाकिस्तान की आर्मी अमीर है। लोन लेने से पाकिस्तान की ना इकोनॉमी ग्रो हुई, ना ग्रोथ रेट बढ़ी, ना ट्रेड बढ़ा, ना फॉरेन रिजर्व बढ़े, ना एम्प्लॉयमेंट बढ़ी, ना गरीबी कम हुई, ना अनएम्प्लॉयमेंट कम हुई, और ना ही महंगाई कम हुई है। उल्टा आज के समय पाकिस्तान का 40% बजट तो डेट की, इंटरेस्ट की पेमेंट में चला जाता है। कर्ज ने पाकिस्तान की पूरी तरह से बैंड बजा के रखी है। आइए अब जानते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर भारत का कितना कर्ज है। जैसे कि मैंने आपको पहले इस वीडियो में बताया था कि पाकिस्तान के ऊपर IMF का $7 बिलियन का कर्ज है। अब IMF कोई देश तो है नहीं जो टैक्स के थ्रू इनकम जनरेट करता हो और फिर लोन देता हो। IMF एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है और वो देशों की फंडिंग से चलता है। अगर देश फंडिंग ना दे तो IMF कल ही बंद हो जाए। तो IMF की फंडिंग में सबसे ज्यादा शेयर USA का है 17.46%, फिर जापान का है 6.48%, फिर चाइना का है 6.41%, वहीं भारत का शेयर 2.76% है। तो IMF ने पाकिस्तान को जो $7 बिलियन का लोन दिया है उसमें भारत का 2.76% शेयर है। अमाउंट की बात करें तो लगभग $190 मिलियन। देखो, इस लोन की चिंता भारत को नहीं है क्योंकि ये लोन सूद समेत IMF पाकिस्तान से निकाल लेगा। पर इसके अलावा भी पाकिस्तान के ऊपर भारत का कर्ज है और वो कर्ज आजादी के बाद से बना हुआ है। जब 15 अगस्त 1947 में भारत का बंटवारा हुआ था तब उस समय भारत के ऊपर 2332 करोड़ रुपए का कर्ज था। अंग्रेज भारत के ऊपर कर्ज भी छोड़ के गए थे। इसके अलावा भारत की RBI के पास 400 करोड़ रुपए का कैश बैलेंस भी था। तो इसका भी बंटवारा हुआ। पाकिस्तान को 400 करोड़ रुपए में से 75 करोड़ रुपए मिले और भारत को एरिया और आबादी के हिसाब से 325 करोड़ रुपए मिले। इसके अलावा जो 2332 करोड़ रुपए का कर्ज था इसका भी बंटवारा हुआ। पाकिस्तान को 2332 करोड़ रुपए में से सिर्फ 300 करोड़ रुपए देने थे और बाकी का 2032 करोड़ रुपए का कर्ज भारत के हिस्से में आ गया था। पर पाकिस्तान ने आज तक भारत को 300 करोड़ रुपए नहीं दिए। कर्ज ना चुकाना यह पाकिस्तान की पुरानी आदत है। अब यहाँ पे कुछ पाकिस्तानी बोलेंगे कि कर्ज तो भारत के ऊपर था, पाकिस्तान के ऊपर नहीं, तो पाकिस्तान कर्ज क्यों दे? तो देखो, जब बंटवारा हुआ था तब पाकिस्तान ने RBI से 75 करोड़ रुपए मांगे थे। वो पैसे भी तो भारत के ही थे, वो भी ना लेते। पर कहते हैं ना कि भिखारी हमेशा भिखारी ही रहता है, वही हालात पाकिस्तान के साथ है। अगर इस समय 300 करोड़ रुपए को इन्फ्लेशन और 7% इंटरेस्ट रेट से कैलकुलेट करे और डॉलर टर्म्स में कन्वर्ट करके देखे तो इस कर्ज की वैल्यू $5.6 बिलियन की हो जाएगी। तो देखा जाए पाकिस्तान के ऊपर भारत का $5.6 बिलियन का कर्ज अभी बना हुआ है, पर यह कर्ज पाकिस्तान कभी नहीं चुकाएगा क्योंकि देशों का पैसा खाना उसकी पुरानी आदत है। इसीलिए पाकिस्तान के हालात आज इतने खराब हैं। आजादी के बाद अमेरिका और सऊदी के पैसों पे जिंदा रहा, उसके बाद IMF वर्ल्ड बैंक के पैसों पे जिंदा रहा, अब चाइना के पैसों पे पाकिस्तान पल रहा है। पर यह सब ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाला है क्योंकि इस साल पाकिस्तान को $22 बिलियन की लोन की रीपेमेंट करनी है। पाकिस्तान के पास इतना पैसा नहीं है, तो इस साल आपको पाकिस्तान श्रीलंका की तरह डिफॉल्ट करता हुआ नजर आएगा क्योंकि श्रीलंका और पाकिस्तान की सिचुएशन बिल्कुल सेम है। श्रीलंका के पास भी फॉरेक्स रिजर्व नहीं बचे थे। जो लोन श्रीलंका ने लिया था वो श्रीलंका नहीं चुका पा रहा था, तो इसी के चलते श्रीलंका डिफॉल्ट हो गया। वैसे ही सेम पाकिस्तान के साथ भी होने वाला है और फिर इसके बाद पाकिस्तान के टुकड़े होना शुरू हो जाएंगे। तो कर्जे बढ़ते जा रहे हैं, उनके ऊपर सूद भी देना है और जो आमदनी जिससे कर्जे वापस करने हैं वो कम होती जा रही है। तो मुल्क का तो दिवालिया। पाकिस्तान श्रीलंका बनेगा, पाकिस्तान डिफॉल्ट करेगा अप्रैल 2022 से। तकरीबन 1 साल होने को जा रहा है जब से श्रीलंका ने डिफ़ॉल्ट किया। उसके बाद से भारतीय मीडिया, खुसूसन भारतीय सोशल मीडिया पे इस खबर को खूब पजीराई दी गई कि आने वाले वक्त में अब पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है। लेकिन
मैं पहले दिन से कहता आ रहा हूँ और आज भी मैं अपनी बात के ऊपर मुकम्मल तौर पर कायम हूँ कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं कर सकता। पाकिस्तान के ऊपर जो 300 बिलियन डॉलर का कर्ज़ बता दिया गया है, उसमें से एक बड़ा हिस्सा इंटरनल कर्ज़ का है, यानी अंदरूनी कर्ज़े का है। और अंदरूनी कर्ज़ा तो कोई भी मुल्क अपनी करेंसी छाप कर भी अदा कर सकता है। और अब अगर बैरूनी कर्ज़े की बात की जाए तो एक एक करके पाकिस्तान को बैरूनी कर्ज़े अदा करने में वक्त का कुछ रिलीफ दिया जा रहा है, जिसकी सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान में गुज़श्ता साल आने वाला तारीख़ का बदतरीन सैलाब भी है। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान ने आलमी इदारों से कर्ज़ ले रखा है, दुनिया के बहुत से ममालिक से कर्ज़ ले रखा है, लेकिन पाकिस्तान के कर्ज़ अदा करने का रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। यही वजह है कि पाकिस्तान IMF के 22 प्रोग्राम्स को मुकम्मल कर चुका है और अब 23वीं बार के प्रोग्राम को, जो तातुल का शिकार हो गया था, जो मुनक़ता हो गया था, उसे दोबारा से बहाल करने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। और पाकिस्तान ने IMF की सारी शराइत भी मंजूर कर ली है, इंटरेस्ट रेट में इजाफ़ा कर दिया है, बिजली की कीमतों में भी इजाफ़ा कर दिया है। और इसमें अगर इस चीज़ को पॉजिटिव देखा जाए तो इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क नहीं है जहां पर हुकूमतें बिजली के ऊपर सब्सिडी दे सकें, पेट्रोल के ऊपर सब्सिडीज़ दे सकें। यूटिलिटी बिल का मसला तो हमें यूरोप और अमेरिका जैसे खुशहाल ममालिक में देखने को भी मिलता है। तो पाकिस्तान में जहाँ पर इकनॉमिक क्राइसिस पहले ही शदीद है, वहाँ पर अगर एक गवर्नमेंट सिर्फ वोटों की खातर सब्सिडीज़ देगी तो ये आने वाली नस्लों के साथ भी ज़्यादती होगी। अगर आज पाकिस्तान मुश्किल वक्त देखेगा तो कल की आसानी भी पाकिस्तान के हिस्से में आएगी। बदकिस्मती से सोशल मीडिया पर मकबूल तरीन पाकिस्तान की सियासी जमात का ये मौक़िफ़ रहा है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर रहा है। कभी वो कहते हैं कि फ़ॉरेन रिज़र्व सिर्फ 3 हफ्ते के लिए रह गए हैं, 2 हफ्ते के लिए रह गए हैं। कभी उस पार्टी के चेयरमैन कहते हैं कि बस कुछ दिन और इंतज़ार करो, पाकिस्तान के टुकड़े हो जाएंगे, पाकिस्तान की फ़ौज आधी हो जाएगी, फ़लाँ हो जाएगा। बदकिस्मती से ये उस सियासी जमात को बहुत चीज़ सूट करती है, लेकिन दूसरी तरफ जो हुकूमत इस वक्त संजीदा फ़ैसले ले रही है उसकी कीमत पाकिस्तानी अवाम को अदा करनी पड़ रही है, लेकिन दूरस्त इसके बेहतरीन नताइज ही बरामद होंगे। पाकिस्तान के पॉपुलर सियासी लीडर जो आज 30 मार खां बने हुए हैं, उन्होंने अपने 3.5 साल के दौर में रिकॉर्ड कर्जे हासिल किए थे और उस वक्त डेवलपमेंट भी बिल्कुल भी देखने को नज़र नहीं आ रही थी। कर्जे तो नवाज शरीफ ने भी लिए, पीपल्स पार्टी ने भी लिए, लेकिन उस वक्त कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन के मेगा प्रोजेक्ट होते हुए दिखाई दे रहे थे। खैर, अगर अब इंडिया के मौक़िफ़ की बात की जाए तो इंडिया जब से श्रीलंका का डिफ़ॉल्ट हुआ उसके बाद से ये मौक़िफ़ बहुत दोहराया जा रहा है इंडिया में कि बस बहुत जल्द पाकिस्तान के टुकड़े हो जाएंगे। इंडिया के बहुत फेमस चैनल है, या मैं उनका नाम नहीं लूँगा, चंद दिन पहले तक वो पाकिस्तान के तीन टुकड़े करते थे, लेकिन अब पिछले दिनों उन्होंने एक वीडियो बनाई और पाकिस्तान के 4 टुकड़े कर दिए हैं। इस तरह की सारी मालूमात जो है वो बिल्कुल बेबुनियाद है। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान अपने मुश्किल माशी वक्त से गुजर है, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने के करीब है। पाकिस्तान के फ़ॉरेन रिज़र्व जो तकरीबन 9.5-10 बिलियन डॉलर के आसपास हैं, पाकिस्तान की बका के लिए काफ़ी हैं और इसी हफ्ते ही IMF के साथ नई डील होने का भी इम्कान है। तो मुश्किल वक्त ज़रूर है, लेकिन बहुत जल्द गुजरेगा। और अगर आज मुश्किल वक्त पाकिस्तानियों पे गुजरेगा तो कल आने वाला आसान वक्त भी पाकिस्तानियों के हिस्से में ज़रूर आएगा। और अब अगर भारत के कर्ज़ की बात की जाए तो ये एक अजीब मंतक सुनने को मिली है। तो पाकिस्तान जिस दिन खुशहाल होगा उस दिन भारत का यह कर्ज़ ज़रूर लौटाया जाएगा और हम बतौर कौम इस बात का मुतालबा भी करेंगे कि अगर भारत का कोई कर्ज़ पाकिस्तान के सर पे बनता है तो वो ज़रूर अदा किया जाना चाहिए। फिर से कहूँगा कि पाकिस्तान को अपने बैरूनी कर्ज़े अदा करने में मुश्किल का सामना ज़रूर करना पड़ रहा है, लेकिन अगर पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड इतना अच्छा ना होता तो आलमी इदारे बार बार पाकिस्तान पे एतमाद ना करते। आप अर्जेंटाइन की मिसाल ले लें, 10 सालों के दौरान 2 बार डिफ़ॉल्ट किया है अर्जेंटाइन ने पिछले 10 सालों में, और IMF में तारीख का सबसे बड़ा बेल आउट पैकेज 54 बिलियन डॉलर का अर्जेंटाइन ने हासिल किया था। उसके बावजूद वो अपनी इकानमी को संभालने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया। लेकिन पाकिस्तान की हिस्ट्री सख्त मुआशी हालात के बावजूद, इवन के 1998 में जब पाकिस्तान एटॉमिक पावर बना था और दुनिया की पाबंदियों का सामना किया था, पाकिस्तान ने तो उस वक्त भी डिफ़ॉल्ट नहीं किया था। तो आज का वक्त उसकी निस्बत तो अच्छा खासा आसान भी है। अब अगर पाकिस्तान में गरीबी की बात की जाए तो इसकी असल तस्वीर इंडिया के एक मुसन्नफ़ और अदीब जवेद अख्तर साहब जो पिछले दिनों पाकिस्तान तशरीफ़ लाए हुए थे, उन्होंने भारत जाके बताई है। वही जवेद अख्तर साहब जिन्होंने लाहौर में बैठकर मुंबई हमलों का मुल्ज़म पाकिस्तान में लाद दिया था। खैर, मुंबई हम लोग को छोड़ते हैं और जवेद अख्तर साहब की पाकिस्तान के ऊपर एक बात करते हैं जो उन्होंने भारत जाके की है, और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की सड़कों पर गरीबी नज़र नहीं आती। और जवेद अख्तर साहब की ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। पाकिस्तान में पेट्रोल रिकॉर्ड स्तर का महंगा हुआ है, उसके बावजूद पाकिस्तान में ट्रैफिक में कमी नहीं आई। ये खुशहाल कौम है, इस कौम के पास बड़ा पैसा है,
हालात ख़राब ज़रूर हैं, इसमें कोई शक नहीं, हालात ख़राब हैं, लेकिन इतने ज़्यादा ख़राब नहीं है कि पाकिस्तान बिल्कुल डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है। यहाँ खुदा ना खास्ता यहाँ पर लोग भूखे मर रहे हैं। तो हम साया होने के नाते भारत को पाकिस्तान के बारे में अच्छा सोचना चाहिए और पाकिस्तान की इकॉनमी की इतनी फ़िक्र नहीं करनी चाहिए कि अपनी तरफ से ही गलत अंदाजे लगा लिया जाए। एक अच्छा, खुशहाल और मुस्तहकम पाकिस्तान खित्ते के लिए भी अच्छा साबित होगा और ख़ुद भारत के लिए भी बहुत अच्छा साबित होगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अगर आप भी किसी वीडियो पर रखना चाहते हैं तो अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो को कीमती समय देने के लिए बहुत सारा धन्यवाद।